एक पार्टी जहां एक और एक 11 हो जाते हैं, फिर 11 लोग मिलकर 37 साल पहले एक सफर की शुरुआत करते हैं। वो राजनीतिक सफर आज उस मुकाम पर पहुंच गया है कि 11 लोगों की खड़ी की गई पार्टी न सिर्फ केंद्र में बल्कि देश के 11 से ज्यादा राज्यों में अपनी सरकार चला रही है, जिसका विजय रथ बगैर किसी रोक टोक के बढ़ता ही जा रहा है। जी हां, आज कहानी में हम आपको सुनाएंगे उसी भारतीय जनता पार्टी की दास्तां जो लोकसभा में कभी 2 पर थी, आज 402 का रोड मैप तैयार कर रही है। 2019 में हमें दोबारा भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। जब 1952 में पहली बार देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, तब कांग्रेस के खिलाफ सोशलिस्ट पार्टियां भी लड़ रही थीं और कम्युनिस्ट भी थे। इनके बीच एक दल था भारतीय जनसंघ। तब चुनावी गणित में उसे खास नोटिस नहीं लिया गया, लेकिन उसी जनसंघ के गर्भ से निकली बीजेपी ने आज हिंदुस्तान में सभी दलों की राजनीतिक चौहद्दी को समेट दिया है। तो कहानी में आइए शुरुआत करते हैं उस बीजेपी के बनने और बढ़ने की। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। एक सपना जो 37 साल में किसी राजनीतिक दल के लिए सबसे खूबसूरत सच्चाई बन गया। 1980 में 6 अप्रैल को बनी बीजेपी आज देश की सत्ताधारी पार्टी ही नहीं, बल्कि इसके खिले हुए कमल में 11 करोड़ कार्यकर्ताओं का जज्बा समाया है। कि आज जब हम भगवान जगन्नाथ की पवित्र भूमि पर भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है, तो हम ये संकल्प लें कि इस साल होने वाले हिमाचल प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक के चुनाव में भी निर्णायक विजय प्राप्त करेंगे। भुवनेश्वर में जब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई, तो ये उस बीजेपी की जय जयकार का लम्हा था जिसने हाशिए से खुद को सत्ता की सेंटर स्टेज पर खड़ा कर दिया। आज देश की सबसे बड़ी पार्टी, देश पर राज करने वाली पार्टी बनकर उभरी बीजेपी का जन्म 37 साल पहले मुंबई में समंदर किनारे हुआ। जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनसंघ खेमे के नेताओं ने 6 अप्रैल 1980 को मुंबई में भारतीय जनता पार्टी बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी को इसका पहला अध्यक्ष। उस उमस भरी शाम को ही वाजपेयी ने बीजेपी के कमल के खिलने की भविष्यवाणी कर दी थी। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। तब बीजेपी के पास जनता पार्टी की सरकार का अनुभव था, पुराने जनसंघ के कार्यकर्ताओं का समर्थन था और पीठ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ। फिर भी बीजेपी ने जनसंघ के पुराने तेवरों को छोड़ते हुए गांधीवादी समाजवाद का रास्ता चुना। लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ऐसी दुर्गति हुई कि वो महज 2 पर सिमट गई। 11 लोगों से शुरू हुई भारतीय जनसंघ की यात्रा आज भारतीय जनता पार्टी के 11 करोड़ कार्यकर्ताओं के परिवार में तब्दील हो गई। 1984 की हार ने बीजेपी को रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। आखिर वाजपेयी तक हार गए थे। वाजपेयी अब भी पार्टी के बड़े नेता थे, लेकिन संघ के अंदर से ये कुलबुलाहट शुरू हो गई कि उनके रास्ते पर चलकर सत्ता नहीं मिल सकती। इसीलिए 1986 में थोड़ी कट्टर छवि के माने जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के नए अध्यक्ष बन गए। हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार कहा जाता है कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ है, ये तो ईसाइयों के खिलाफ है, ये तो अल्पसंख्यकों के खिलाफ है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं आपको कहना चाहता हूं और देश भर में मुसलमानों को भी कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, किसी एक मुसलमान के साथ भी कभी अन्याय नहीं हुआ। अब बीजेपी में नेतृत्व आडवाणी का था और नियंत्रण संघ का। अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलने की खबर के बीच बीजेपी का एजेंडा और साफ होने लगा। 1987 में वाजपेयी, आडवाणी और आरएसएस के तत्कालीन सरसंघचालक बाला साहब देवरस की एक मीटिंग हुई। मीटिंग में सवाल उठा कि बीजेपी कैसे कांग्रेस से आगे निकल पाएगी। देवरस ने कहा कि राम मंदिर के रास्ते से। हालांकि वाजपेयी इससे सहमत नहीं थे, लेकिन आडवाणी ने लाइन पकड़ी। आज तो मैं सरकार को और सब लोगों को यही बताता हूँ कि अयोध्या में जिस स्थान पर भगवान राम का जन्म हुआ था, वहाँ पर मंदिर के निर्माण को कोई शक्ति रोक नहीं सकती। बीजेपी दोहरे मोर्चे पर खेल रही थी। राजीव सरकार भ्रष्टाचार, शाहबानो केस और अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाकर घिर चुकी थी। बीजेपी एक तरफ संयुक्त विपक्ष का हिस्सा बनी तो दूसरी तरफ संघ के उग्र हिंदुत्व का प्रतीक बनी विश्व हिंदू परिषद की मार्गदर्शक भी। बीजेपी को इसका फायदा मिला जब 1989 के लोकसभा चुनाव में जनता दल से हाथ मिलाकर उसने 86 सीटें जीत ली। आडवाणी का कद बीजेपी में सबसे बड़ा हो गया। राज्यसभा के पिछले दरवाजे से संसद में पहुंचने वाले आडवाणी पहली बार 1989 में ही लोकसभा के सदस्य बने। बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टियों के बाहरी समर्थन से केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बनी। लेकिन 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जब मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान किया तो बीजेपी को अपना जनाधार बचाने की चिंता हो गई। इसका रास्ता कोई हल आपसदारी, समझदारी और प्रेम से निकले, क्योंकि वही इस देश का रास्ता रहा है अपनी समस्याओं को हल करने का। अभी तक इसमें विशेष कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन मैं उम्मीद नहीं छोड़े हूं। अब साफ हो गया कि बीजेपी को अपने विस्तार के लिए राम की शरण में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को हवा दी। आडवाणी गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ लेकर निकल पड़े। इसके साथ ही देश भर में मंदिर आंदोलन का मुद्दा गर्मा गया। ये वीर शिवाजी प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान इतिहास बनता है। बीजेपी के लिए माहौल बनने लगा था। इस बीच बिहार के समस्तीपुर में जब आडवाणी को लालू प्रसाद यादव ने गिरफ्तार किया तो उसकी कीमत वीपी सरकार को चुकानी पड़ी। बीजेपी ने वीपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर की सरकार बनी तो आडवाणी विपक्ष के नेता बन गए। लेकिन उस सरकार ने 4 महीने में ही दम तोड़ दिया। 1991 का चुनाव बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ा और 120 सीटें जीती। उन्नीस 1991 में बीजेपी देश की नंबर 2 पार्टी बन गई। पार्टी को लग गया कि सत्ता की संजीवनी चाहिए तो राम नाम से आगे राष्ट्रवाद तक जाना होगा। बीजेपी में तब तक मुरली मनोहर जोशी अध्यक्ष बन गए थे। दिसंबर 1991 में उनकी तिरंगा यात्रा निकली, जिसका मकसद 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराना था। वो मकसद तो कामयाब हो गया, लेकिन अभी राष्ट्रवाद के रास्ते में हिंदुत्व के कुछ पड़ाव बचे हुए थे। उस दौर में नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की उदारीकरण और खुले बाजार की नीतियों से बीजेपी को गुरेज नहीं था। इस लिहाज से बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे को तेज रखा। यहाँ तक कि उदार माने जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी के बयान को भी राम मंदिर के संदर्भ में जोड़कर देखा जाने लगा। नुकीले पत्थर निकले,
उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता। तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक करना पड़ेगा। वाजपेयी के लखनऊ में दिए इस भाषण के अगले दिन ही यानी 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद गिरा दी। पूरे देश में हंगामा मच गया। उस वक्त 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। एक झटके में चारों सरकारें बर्खास्त कर दी गई। 1 साल बाद 1993 के आखिर में जब इन राज्यों में दोबारा चुनाव हुए तो एक राजस्थान को छोड़कर बाकी 3 जगहों पर बीजेपी हार गई। हां, इतना जरूर हुआ कि दिल्ली में हुए पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बन गई। बीजेपी ने अपना चुनावी दांव बदला। नरसिम्हा राव सरकार भ्रष्टाचार से घिरती गई। हर्षद मेहता से 1 करोड़ की घूस लेने का आरोप तो खुद राव पर लग गया। दूसरी तरफ यूरिया घोटाला, शेयर घोटाला, सांसद रिश्वत कांड से लेकर हवाला कांड तक ऐसी घटनाएं हुई जो नरसिम्हा राव सरकार की छवि बिगाड़ने के लिए काफी थी। उसी हवाला कांड में आडवाणी का भी नाम आया तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि जब तक पाक साफ बरी नहीं हो जाएंगे तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। पेटेंटली पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, फैब्रिकेटेड है, लेकिन बावजूद इसके उसको एक्सपोज करने के लिए मैंने तय किया कि भाई मैं तो आज त्यागपत्र देता हूं लोकसभा से, और न केवल त्यागपत्र देता हूं लेकिन जब तक ये झूठा आरोप हट नहीं जाता मैं संसद में नहीं जाऊंगा। हालांकि बीजेपी उस दौर में वाजपेयी बनाम आडवाणी में भी फंसी। सियासी गलियारों में लगातार ये सवाल घुमड़ता था कि अगर बीजेपी को सत्ता में आने का मौका मिला तो आखिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा। संगठन पर आडवाणी का दबदबा काफी बढ़ चुका था। पार्टी में उनकी हैसियत सबसे मजबूत हो गई थी। मैं जैसे ही मंच पर बैठा है तो उन्होंने कहा क्या किया तुमने? मैंने कहा क्या किया? उन्होंने कहा कि मुझसे भी तो बात नहीं की। मैंने कहा आपसे बात करके क्या करता मैं? मेरी अपनी, और मैं आपको कह सकता हूं कि आखिर तो अध्यक्ष के नाते इतना तो अधिकार है ही मुझे। यही मैंने कहा उनको। तब बीजेपी को भी एहसास था कि सत्ता की मंजिल तक पहुंचने के लिए कई दलों की सीढ़ी बनानी होगी और ये काम आडवाणी के नाम पर नहीं होने वाला। राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण आडवाणी की छवि एक कट्टर हिंदू नेता की बन चुकी थी। शिवसेना तो बीजेपी के साथ पहले से ही थी, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार की समता पार्टी को जोड़ने के लिए वाजपेयी का चेहरा ही आगे करना था। आडवाणी की योजना कारगर साबित हुई। वो खुद तो हवाला कांड पर अपने वचन में बंध कर चुनाव नहीं लड़े, लेकिन बीजेपी 1996 के लोकसभा चुनाव में 161 सीटें जीतकर सबसे बड़ा दल बन गई। वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और पहली बार किसी गैर कांग्रेसी नेता को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। लेकिन बहुमत के अभाव में ये सरकार 13 ही दिन में भरभरा कर गिर गई। अब तक बीजेपी देख चुकी थी कि कांग्रेस के बाहरी समर्थन से छोटे छोटे तमाम दलों के गठबंधन ने सरकार बना ली। पहले एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने, फिर आई.के. गुजराल, लेकिन दोनों सरकारें 1.5 साल में ही गिर गईं। इस बीच बीजेपी ने अपने नए साथी तलाशने शुरू कर दिए। बीजेपी की अगुवाई में बने एनडीए में इतने दल शामिल हुए कि 1998 में हुए मध्यावधि चुनाव के बाद वो सरकार बनाने में सफल हो गए। बीजेपी को इस बार 182 सीटें मिली और वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बन गए। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। वाजपेयी ने सरकार तो बना ली, लेकिन अपने तीनों मूल मुद्दे राम मंदिर, जम्मू और कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति और समान नागरिक संहिता से दूरी बनानी पड़ी। लेकिन पार्टी की नई ब्रांडिंग और मजबूत छवि के लिए
11 और 13 मई 1998 को वाजपेयी ने पोखरण में परमाणु विस्फोट किया। कभी एक वोट से केंद्र में वाजपेयी सरकार गिर गई, फिर भी बीजेपी उठी, अपने सहयोगियों को अपने हौसले से जोड़ा और फिर एनडीए की बहुमत वाली सरकार बना ली। लेकिन वो सरकार इंडिया शाइनिंग के नारे में फील गुड करते हुए जब 2004 के चुनावी मैदान में उतरी तो नतीजा उसके लिए फील बैड वाला रहा। बीजेपी हार गई। बीजेपी का सिक्का तो चल गया, देश की सबसे बड़ी पार्टी भी बन गई, लेकिन वाजपेयी की सरकार फिर से डोलती नजर आई। आज बीजेपी के हनुमान बने सुब्रमण्यम स्वामी ने तब वाजपेयी सरकार का बाहर से समर्थन कर रही जे जयललिता की मुलाकात एक चाय पार्टी पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से कराई। इस मुलाकात के बाद जयललिता ने वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लिया और वाजपेयी की सरकार महज 1 वोट से गिर गई। पहली बार वाजपेयी की सरकार 13 दिनों में गिरी थी और इस बार 13 महीनों में। 1999 में देश फिर से मध्यावधि चुनाव में जाने को मजबूर हुआ। उसी दौरान पाकिस्तानी सेना चोरी छुपे कारगिल में घुस आई। उसको निकालने के लिए युद्ध हुआ, भारत जीता और इधर मध्यावधि चुनाव में वाजपेयी जीते। हालांकि बीजेपी की सीटें तो 182 ही रहीं, लेकिन सहयोगी दलों के साथ एनडीए ने सुविधाजनक बहुमत जुटा लिया, जिससे सरकार पूरे 5 साल चल सके। अब सरकार में वाजपेयी भी थे और आडवाणी भी। 1998 से ही सत्ता में वाजपेयी आडवाणी की जोड़ी जमने लगी थी। इसीलिए पार्टी विस्तार के लिए अध्यक्षता कभी कुशाभाऊ ठाकरे को मिली तो कभी जना कृष्णमूर्ति को। इसी दौरान बीजेपी ने दलितों में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए एक दलित नेता बंगारू लक्ष्मण को पार्टी अध्यक्ष बना दिया। लेकिन रिश्वत लेने के एक स्टिंग ऑपरेशन में न सिर्फ उनकी कुर्सी गई, बल्कि बीजेपी की एक बड़ी योजना परवान न चढ़ सकी। और ऐसे स्थिति में मेरे सामने एक ही मार्ग था कि मैं सरकार से इस्तीफा दे दूं और सार्वजनिक तौर पर जो भी मुझे कहना है, जो आरोप हैं मेरे ऊपर, तो उसका जवाब मैं दूं। इस बीच बीजेपी का राज्यों में विस्तार होता गया। गुजरात में 2002 में बीजेपी की सरकार बनी तो 2003 के आखिर में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सरकार बना ली। इससे बीजेपी का हौसला इतना बढ़ा, इंडिया शाइनिंग और फील गुड के नारे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजा बीजेपी के लिए फील गुड तो नहीं, फील बैड लेकर आया। बीजेपी को महज 136 सीटें मिली। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए की सरकार बन गई और एक चुनाव तक नहीं जीतने वाले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए। मनमोहन सिंह do swear in the name of God and by law established that I will uphold the sovereignty and integrity of India. 2004 का चुनाव हारने के बाद बीजेपी का नेतृत्व वाजपेयी के हाथों से आडवाणी के हाथ में आ गया, लेकिन आडवाणी का जिन्ना प्रेम उन पर भारी पड़ गया। पार्टी में अलग थलग पड़े आडवाणी को संघ की हरी झंडी मिलने के बाद 2009 के चुनावों में भले ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन वो पीएम इन वेटिंग ही रह गए। 2004 की हार बीजेपी के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी, क्योंकि पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज ये मानकर चल रहे थे कि जीत तो पक्की है। अब आडवाणी पार्टी के अध्यक्ष भी बनाए गए और विपक्ष के नेता भी। इस बार वाजपेयी ने ऐलान कर दिया कि आडवाणी की अगुवाई में ही पार्टी आगे बढ़ेगी। आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत और आत्मविश्वास से भरी हुई पार्टी, आत्मविश्वास से भरी हुई, न टायर न रिटायर। आडवाणी जी के नेतृत्व में विजय की ओर प्रस्थान। लेकिन आडवाणी की अगुवाई में पार्टी सवालों से घिरने भी लगी। पहले तो फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने
बीजेपी की भरी बैठक में आडवाणी पर सवालों की बौछार करके अनुशासन की धज्जियां उड़ा दी। उमा भारती को पार्टी से निकाल दिया गया। उसके बाद असली मुसीबत तब हुई जब पाकिस्तान में खुद आडवाणी ने जिन्ना की मजार पर जाकर उन्हें धर्मनिरपेक्ष नेता बता दिया। मैं वहां बोला क्या और स्वयं मैं तो कोट किया था इनको जिन्ना को। उस भाषण में ये कहा कि इस्लामिक राज्य नहीं बनाया हमने, शब्द ये नहीं कहे, लेकिन अर्थ यही था कि मैं तो चाहता था कि ऐसा देश न बने कि जिसमें हिंदू डोमिनेट करे मुसलमान के ऊपर, और मुस्लिम जो है वो एक दबा हुआ हो। मुसलमान जितने हैं उस यहाँ तक कि उसमें उन्होंने कहा कि अब तो हमको पाकिस्तान मिल गया और अब मैं चाहूँगा कि हिंदू अपने मंदिरों में जाएं, मुसलमान अपनी मस्जिदों में जाएं और ये मान करके चले कि राज्य की नजरों में हम दोनों बराबर हैं। आडवाणी के भारत लौटने पर हंगामा मच गया। आडवाणी सफाई चाहे लाख देते रहे, लेकिन उन्हें पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब आडवाणी की जगह राजनाथ सिंह बीजेपी के नए अध्यक्ष बने। इस बीच बीजेपी ने बिहार में नीतीश कुमार के साथ सरकार बना ली, जबकि 2008 में पहली बार बीजेपी ने कर्नाटक में सरकार बनाई। इसके बाद बीजेपी के लिए दक्षिण का रास्ता खुलता हुआ दिखा। ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬರತಕ್ಕ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಂತ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು इन छोटी छोटी जीतों के बावजूद पार्टी में खास जान नहीं आ पा रही थी। फिर भी 2009 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आडवाणी को ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, लेकिन दुर्भाग्य ने बीजेपी का पीछा इस बार भी नहीं छोड़ा। बीजेपी न सिर्फ चुनाव हारी बल्कि उसकी सीटें 112 तक सिमट गईं। और जब हमारे घर में भी आत्मविश्वास था कि हम फिर से जीतेंगे, विरोधियों में भी निश्चय था कि यही जीतेंगे। मैं तो विदेश के लोगों को जानता हूं जो उन दिनों में मुझे बहुत मिलते थे, वो हमेशा कहते थे कि आपके यहां तो कोई संकट ही नहीं है, आप फिर से आएंगे पार्टी में, वो फिर से आएंगे सरकार में। और उस समय अगर हम न आए तो उसका कारण था अति अधिक आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। 2009 की हार ने बीजेपी में आडवाणी युग के अंत का ऐलान कर दिया। उधर 2012 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जीत की हैट्रिक लगा दी। इस बीच बीजेपी का नेतृत्व भी बदला। पहले गडकरी, फिर राजनाथ, और राजनाथ ने ही मोदी को बीजेपी का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया। मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 2014 में ऐसी शानदार जीत हासिल की जो अब तक उसके लिए सपने जैसा था। बीजेपी का कमल मुरझाने लगा था। कभी जिन आडवाणी के नाम का सिक्का बीजेपी के सिर चढ़कर बोलता था, वही आडवाणी अब नाकामियों का दूसरा नाम बन चुके थे। बीजेपी ने उन्हें विपक्ष का नेता तक नहीं बनाया। लोकसभा में सुषमा स्वराज और राज्यसभा में अरुण जेटली विपक्ष के नेता बने। वैसे ही पार्टी अध्यक्ष पद पर राजनाथ की जगह नितिन गडकरी की ताजपोशी हुई। वैक्यूम क्यों है पार्टी के अंदर? देखिए, अटल जी है और अडवाणी जी है। कोई भी देखिए, कोई भी पार्टी में, चाहे आप कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखिए और अन्य पार्टी का इतिहास देखिए, नेतृत्व तो समय के अनुसार बदलते रहता है। एक समय अटल जी और अडवाणी जी युवा नेता थे और दोनों ने मिलकर बहुत कम उम्र में देश का नेतृत्व किया, बहुत अच्छा काम किया। उनसे प्रेरणा लेकर काफ़ी लोग अभी काम कर रहे हैं और वो भी है, और उसके बाद में भी और एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है। ये तो नैसर्गिक प्रक्रिया ये होती रहेगी।
इस बीच गुजरात में जीत की हैट्रिक लगा चुके नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय फलक बनाने की तैयारी कर चुके थे। मोदी के दिल्ली आने की आहट से राजधानी की राजनीति गरमाने लगी। इस बीच नितिन गडकरी का दोबारा बीजेपी अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा था, लेकिन उनकी कंपनी पूर्ति पर घोटालों का लगा आरोप भारी पड़ गया। गडकरी की जगह राजनाथ सिंह एक बार फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाए गए। मुझे कोई अध्यक्ष बनने से रोका नहीं। जब मेरे ऊपर झूठे आरोप लगे और जब आरोप मीडिया बार बार दिखाने लगी, आपको सोचना है कि आप क्यों दिखा रहे थे। आप मेरे ऊपर एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर सकते, और इसलिए मैंने खुद होकर कहा कि मुझे अध्यक्ष अगर आरोप है, जब तक मैं इससे बाहर नहीं आऊंगा। लोकसभा का चुनाव सिर पर था। मनमोहन सरकार घोटालों में घिरकर अपनी छवि बेहद दागदार कर चुकी थी, लेकिन बीजेपी में घमासान मचा था कि पार्टी किसकी अगुवाई में चुनाव लड़े। आडवाणी, सुषमा, जेटली, हर कोई लाल किले से झंडा फहराने का सपना देखने लगा था, लेकिन दिल्ली से दूर अहमदाबाद से मोदी की नजर भी लाल किले पर टिक गई थी। तो इसीलिए मैंने कहा ना, आप अगर मगर करें और कैसे भी सवाल आप पूछ रहे हैं मुझसे, इसमें मैं सीधा ही जवाब दे रही हूँ, मैं टेढ़ा जवाब नहीं दे रही। उपयुक्त समय पर निर्णय होगा, उपयुक्त निर्णय होगा घटक दलों के साथ सलाह मशवरा करने के बाद होगा। 2013 में एक बार फिर बीजेपी गोवा में समंदर किनारे खड़ी हुई। 11 साल पहले उसी गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नरेंद्र मोदी को जीवनदान मिला था। अब उसी गोवा में तय होना था कि क्या मोदी ही बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान के मुखिया होंगे। इधर आडवाणी ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए वो गोवा गए भी नहीं। उधर गोवा में तय हो गया कि मोदी ही पार्टी की चुनावी नैया के खेवनहार होंगे। बहनों भाइयों, मेरा विश्वास अब पक्का हो गया है कि अब दुनिया की कोई भी ताकत भारतीय जनता पार्टी को इस हिंदुस्तान में विजय हासिल करने से नहीं रोक सकती। आप सबका सहयोग समर्थन चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देता हूं, और साथ ही नरेंद्र भाई को चुनाव अभियान समिति इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त होने पर मैं हार्दिक बधाई देता हूं, और साथ ही अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। इससे आडवाणी इतने आहत हुए कि उन्होंने पार्टी में तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली में उनके घर के बाहर मोदी समर्थकों का हंगामा शुरू हो गया। हालांकि बाद में मनाने पर आडवाणी मान भी गए। इस बीच मोदी के नाम पर संघ की मोहर भी लग चुकी थी। 2009 में बीजेपी हारी तो पार्टी अध्यक्ष राजनाथ ही थे, इसीलिए इस बार वो भी विजेता अध्यक्ष बनना चाहते थे। लिहाजा कुछ वक्त बाद ही उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि पार्टी जीती तो प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। देश के प्रधानमंत्री कैसे हो? शायद मोदी को इसी वक्त का इंतजार था। इसके बाद तो अपनी मंजिल हासिल करने के लिए मोदी ने दिन का चैन बेचा, रात की नींद बेची। मैं 60 महीने सत्ता के सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए नहीं मांग रहा हूं। मैं 60 महीने एक चौकीदार बनने के लिए मांग रहा हूं। इतना धुआंधार प्रचार किया कि 5 साल पहले बेजान दिखने वाली बीजेपी का कमल लोगों के जहन में खिलने लगा। वो मैं आपको 5 साल में कर 10 साल यहीं से प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद भी आपका भला हुआ क्या? मोदी ने अच्छे दिन का वादा किया, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, और चुनाव के नतीजे आए तो साफ हो गया कि लोगों ने भी मोदी के अच्छे दिन पर भरोसा किया। उत्तर प्रदेश से 80 के 80 कमल आपको दिल्ली भेजना पड़ेगा। इस बार मजबूत सरकार के लिए वोट चाहिए। 300 से अधिक पार्लियामेंट के मेंबर मिले, ऐसी सरकार बनाने का हमें सौभाग्य दीजिए,
आपके सारे सपने पूरा करने का हम वादा करते हैं। बीजेपी के लिए तो सबसे अच्छा दिन आ चुका था, क्योंकि पार्टी ने 282 का बहुमत हासिल कर लिया था, जबकि एनडीए की सीटों को जोड़ दें तो ये संख्या 336 तक पहुंच गई। 30 साल बाद देश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही थी और बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया था। इस जीत ने मोदी को भी भावुक कर दिया। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। 10 साल से राज कर रही कांग्रेस सियासत के हाशिए पर खड़ी थी और जिस सपने को लेकर बीजेपी का जन्म हुआ था, वो सपना 34 साल में आखिरकार पूरा हो गया। बीजेपी का केसरिया रंग सत्ता के शिखर पर खेलने लगा। राजनाथ सिंह जी इस टीम के कैप्टन थे और उनकी कैप्टनशिप में लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने ये विजयश्री को प्राप्त किया है और इसके मैन ऑफ द मैच श्री अमित भाई शाह थे। ये जीत महज दिल्ली तक नहीं सिमटी, बल्कि उसी साल के आखिर तक बीजेपी ने महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड जैसे राज्यों में अपने दम पर सरकार बना ली। जम्मू और कश्मीर में भी सत्ता में उसकी भागीदारी बन गई, जूनियर पार्टनर के रूप में ही सही। 1980 में मुंबई से चली बीजेपी 2017 में भुवनेश्वर तक पहुंचते पहुंचते बेहद ताकतवर हो चुकी है। आज इसके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा सबसे कद्दावर नेता है जिसकी काट किसी दल के पास नहीं। पार्टी इस धार और रफ्तार को अगले लोकसभा चुनाव में भी और आगे बढ़ाना चाहती है। इसकी तैयारी शुरू भी हो चुकी है। जिस ओडिशा में 18 साल पहले बीजू जनता दल के साथ हाथ मिलाकर बीजेपी ने पहली बार सत्ता का स्वाद चखा था, अब उसी राज्य में अपने दम पर सरकार बनाने का दमखम पार्टी दिखा रही है। पंचायत चुनावों में बीजेडी के बाद नंबर 2 पर खड़ी बीजेपी को उम्मीद है कि 2 साल बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे तो सरकार उसकी ही बनेगी। निश्चित मेरे को लग रहा है, हम उड़ीसा का मूड ऐसा कभी देखा नहीं था। आज से 30 साल राजनीति में है, पॉलिटिक्स में, विधायक से लेकर आज सांसद मंत्री तक इतना भीड़ और इतना जन सैलाब हमने देखा नहीं। और इसी ओडिशा से आगे बीजेपी की नजर तो 2019 के चुनाव पर भी है। बीजेपी ने 2014 में 282 सीटें जीती थी, जबकि 120 सीटों पर वो नंबर 2 थी। अब टारगेट पर वो 120 सीटें हैं जिसे जीत की झोली में लाकर बीजेपी का लक्ष्य 402 सीटें हासिल करने का है। अगर बीजेपी का सपना पूरा हुआ तो ये 2 से 402 का एक सुहाना सफर होगा जो संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ा है। वाजपेयी आडवाणी ने जिस बीजेपी को बड़ा किया, आज मोदी अमित शाह ने उसे राजनीति का बरगद बना दिया। आज की कहानी में बस इतना ही। अगले हफ्ते कोई और कहानी लेकर हम आपके साथ होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए आज तक।